उदय प्रकाश को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि अब ये उतने युवा नहीं हैं, लेकिन फिर भी युवा उदय प्रकाश मेरी पसंद के लेखकों में, उनका गद्य भी मुझे अच्छा लगता है, उनकी कविता मुझे अच्छी लगती है। और मैं एक दूसरा रंग अगर देखें तो मुझे विष्णु नागर का जो व्यंग्य है वो भी पसंद है, विष्णु नागर का। महिलाओं में मुझे नहीं बहुत मेरी पसंद की है कवियत्रियाँ हिंदी में, लेकिन कुछ कविताएं मुझे अर्चना वर्मा की अच्छी लगी। अर्चना वर्मा, हाँ हाँ। और अनामिका को भी मैंने पढ़ा है, और लेकिन अनामिका में मुझे थोड़ा सा यह है कि क्योंकि वो उनका ढंग है वैसा ही बोलने का, लेकिन है कि अनामिका में मुझे साहित्य की कुछ कमी महसूस होती है। जो सहजता मुझे कीर्ति की कविता में मिलती थी, वो सहजता मुझे इधर की बहुत सी कवियत्रियों में नहीं मिलती है। और वो कविता का ऐसा गुण है जिसके, जैसा मैं अभी कह रहा था, बच्चन जी को मैंने क्यों पसंद किया, इसलिए कि बच्चन जी वो जो मेरा आदर्श है कविता का, कि कविता कम से कम एक जन समुदाय तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मेरी कविता नहीं जन समुदाय तक पहुंची, लेकिन ये मेरी कमी है, ये जनता की कमी नहीं मानता जी। तो हमारे मित्र भारतभूषण अग्रवाल थे, वो इस बात से बहुत असहमत होते थे, और उन्होंने, मैंने अपनी एक किताब में एक संस्मरण लिखा भी है कि एक बार उन्होंने कहा, मैं धर्मियों में एक लेखमाला लिख रहा था जिसमें मैंने ये बात कही कि कविता को जनता तक पहुंचना चाहिए। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि अजित, तुम्हारा भी नाम देख करके आया हूँ, लाल किले में तुम कविता पढ़ रहे हो इस बार, जो गणराज्य दिवस पर, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने कहा नहीं भारत जी, मैं तो नहीं है कि पढ़ रहा हूँ। कहें नहीं, बड़े बड़े पोस्टर छपे तुम्हारा नाम है। तो हमने कहा कि मैंने देखे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब बहुत छका लिया उन्होंने, तब मुझसे कहा कि अरे क्या तुम बकवास लिख रहे हो धर्मयुग में, कविता कभी भी जनता के लिए नहीं होती, कविता विशिष्ट लोगों के लिए होती है। तो एक विचार उनका था ये, वो कि खुद उनकी कविता ऐसी थी कि जो जनता तक पहुंचती थी, उनके तुक तक मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो आदर्श तो कविता का मुझे वही जो सूर कबीर तुलसी का है कि कविता में गूढ़ता भी हो, गंभीरता भी हो, जटिलता भी हो, लेकिन साथ ही साथ एक स्तर पर वो सबके मन का हिस्सा बन सके, सामान्य जनजीवन का हिस्सा बन सके। ये बात मुझे कीर्ति की कविता में, आधुनिक काल की कवियों में ज़्यादा मिलती है। अगला सवाल सर, एक अनुवादक के रूप में आपको किस समस्या ने सर्वाधिक ग्रसित रखा? बहुत अधिक अनुवाद तो मैंने नहीं किया है, कविताओं के कुछ अनुवाद किए हैं। उसमें मुझे मुख्य समस्या यही लगी कि मैं कवि को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूं, या कवि के माध्यम से मैं अपने मन की बात भी जोड़ करके रखूं। ये एक उलझी हुई समस्या थी। इस उलझी हुई समस्या को मैं अपने तय अभी तक नहीं सुलझा सका हूँ, और मुझे वो एक पैमाना नहीं मिला है कि कैसे मैं कवि को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं और अपने आप को उससे अलग रखूं। दिनकर जी एक बात कहते थे कि उनकी कविता का रूस में अनुवाद हुआ, तो उन्होंने किसी एक कवि का अनुवाद किया था, वो इतना अधिक दिनकर में अनुवाद हो गया था कि उसको उनकी कविता मान करके रूसियों ने उस कविता का अनुवाद रूसी भाषा में किया, जिस पर दिनकर जी बड़े चकित हुए कि देखो ये मैंने खुद किसी पोएट का अनुवाद किया था और उसको उन्होंने मेरी कविता समझ लिया। कारण क्या था कि दिनकर ने अनुवाद बिल्कुल उस कवि को दिनकर में बना करके किया था। तो ये एक है समस्या, जिस समस्या से कवि को जूझना चाहिए, अनुवादक को जूझना चाहिए। हमारे मित्र थे विजय देवरान साहिब, मुझसे सीनियर थे, लेकिन बड़े हंसोड़ और बड़े ही विनोदी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने एक चुटकुला एक ज़माने में चालू किया था, कहा कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि भाई तमाम इंग्लैंड में होता है पोएट लॉरिएट, तो यहाँ भी एक पोएट लॉरिएट होना चाहिए, और आज़ाद देश में राजकवि तो होना ही चाहिए। तो राजकवि की योग्यता ये मानी जाए कि भाई एक अंग्रेजी कविता, टेनिसन की कविता है, उसका अनुवाद करो। कम इनटू द गार्डन मॉड है, ये टेनिसन की कविता की पंक्ति, ये कहा कि इसका अनुवाद करो। तो हिंदी के तमाम कवियों ने उसका यह कि अनुवाद किया। कैसा पंत जी ने किया, कैसा रामकुमार वर्मा ने किया, कैसा बच्चन जी ने किया, और इन सब के अनुवादों के ऊपर उन्होंने यह कि ये जाहिर करने की कोशिश की। हे माड बाग में आओ, एक कवि कहता है, माड आओ बाग में तुम, दूसरा कवि कहता है,
आ जाओ प्यारी माट मजा आ जाए तीसरा कवि कहता है। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप उनकी शैलियों से पता लगा सकते हैं कि किसने क्या कहा। तो एक मजाक था, लेकिन ये अनुवाद की इस समस्या की ओर इंगित करता था कि अनुवादक जब किसी और कवि का, अगर वो कवि भी है और किसी और की कविता का अनुवाद करता है, आदर्श तो यही कि कवि अच्छा अनुवाद करेगा जी। जब वो अनुवाद करता है तो अपने आप को उसमें प्रोजेक्ट कर देता है जी। ये एक समस्या मेरे सामने भी रही है और मैं चाहता ये रहा हूँ कि नहीं ऐसा न हो, मैं अलग हूँ और मूल कवि अलग हो। इसको किस तरह से बचाए रखा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि मूल कवि को खूब अच्छी तरह से समझ करके, उसकी प्रकृति में प्रवेश करके, उसके मंतव्य को, हाँ चाय ले लीजिए, जान समझ करके कि इस तरह से किया जा सकता है। और इसमें भी मैं आदर्श अपने गुरु बच्चन जी को ही मानता हूँ। उन्होंने शेक्सपियर का इतना अधिक अच्छा अनुवाद किया है और उनके नाटकों के अनुवाद बहुत ही अच्छे हैं। वो क्योंकि अंग्रेजी को जानते थे, शेक्सपियर को भी समझते थे, तो उन्होंने शेक्सपियर की भाषा को, उसकी व्यंजना को अपने अनुवाद के माध्यम से बनाए रखने की कोशिश की है। जैसे एक उदाहरण है, मैकबेथ में एक पंक्ति आती है, ही स्मोट हिम 10 है। 10 का मतलब ये 10 में एक अनुमोटोपोइक बात है, एक ध्वन्यात्मक विशेषता है। जैसे कोई किसी के सिर में छुरा भोंक रहा है तो उसमें भी उन्होंने 10 के लिए यूं शब्द ऐसा किया। अगर उसको पंक्ति मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन उसमें यूं को अगर आप पढ़िए तो मालूम होता है जैसे कोई छुरा भोंक रहा है किसी के सीने में। ऐसी बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी। जी। तो भावनात्मक होना चाहिए, ये भावात्मक